इसके नेटवर्क आ जाए। राइट राइट, सही है सही। चलिए, जो हमने कल उस दिन पढ़ लिया था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा ध्यान से इसको फोकस के साथ में सुनिएगा, और बहुत से पॉइंट ऐसे आएंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो अपनी नोटबुक और पेन आप साथ में बैठिएगा। एक सेक्शन में सेक्शन 122 आई थी, उसको मुझे लिखवाना है काफी। चलिए, हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई हो सकता है। अब टेस्टिफाई की बात आती है तो आप डायरेक्टली माइंड में क्लिक करता है विटनेस। टेस्टिफिकेशन किसका होगा? विटनेस का होगा। टेस्टिफाई कौन होगा? विटनेस होगा। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body and mind or any other cause of the same kind। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सेक्शन ये साफ साफ कह रहा है, इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। ये सेक्शन साफ साफ कह रहा है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, हर कोई व्यक्ति टेस्टिफाई के लिए कॉम्पिटेंट है, हर व्यक्ति, हर पर्सन, जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि भाई ये व्यक्ति को जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो ये नहीं समझ पाएगा और उसका ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाएगा, चाहे वो अपनी एज की वजह से हो या फिर बुढ़ापे की वजह से हो या फिर किसी बीमारी की वजह से हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इसी सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, इसी सेक्शन को अगर हम समझें तो इसमें बच्चा अगर चाइल्ड विटनेस है तो चाइल्ड विटनेस का भी इसी में आता है कि उसने साफ साफ बोल रहा है कि अगर चाइल्ड विटनेस अंडरस्टैंड कर रहा है किसी क्वेश्चन को, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसका जो विटनेस है, स्टेटमेंट्स है, वो एडमिसिबल है। भले ही बच्चा जो 13 साल का है या 8 साल का है, लेकिन वो क्वेश्चन का समझ पा रहा है और उसको ये रिप्लाई दे रहा है, उसका एग्जैक्टली रिप्लाई दे रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उसका स्टेटमेंट एडमिसिबल होता है। ठीक है, तो ये चीज कहीं नहीं है कि भाई चाइल्ड है तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी या नहीं होगी कोर्ट में, होगी। अगर वो क्वेश्चंस को समझ पा रहा है, जज पहले ये देखेगा, उससे थोड़ी सी बात करेगा या किसी को बात करता देखेगा, फिर इसमें ये समझेगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितना है, आईक्यू लेवल कितना है, कॉमन सेंस इसमें कितना है बच्चे में। अगर सही है तो उसके स्टेटमेंट्स को वो रिलेवेंट मान लेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चाइल्ड विटनेस बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक, और ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा एजेड पर्सन है तो उसका भी यही चीज है कि अगर मान लीजिए एजेड पर्सन है और वो नहीं समझ पा रहा है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा ढंग से, जबरदस्ती ले आया कि हाँ भाई बोलो, हाँ या ना करो, कुछ भी करो, अगर वो आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है तो उसको एडमिसिबल नहीं करेंगे। लेकिन भले ही अगर एज ज्यादा है लेकिन वो समझ पा रहा है चीजों को तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक, चलिए, यही एक पागल की बात होती है, लूनेटिक पर्सन या इंसेंट पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि वो आपके अगर सेंस है उसमें इतना कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दे। अब वो मान लीजिए बोल नहीं पा रहा है या कुछ तरीका है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर आता है, कि इंटरप्रेटर आता है, जो उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसके साइंस को समझ लेता है, फिर आपको समझाएगा। ठीक है, तो वो इंटरप्रेटर उसकी बात को इंटरप्रेटेट करके आपको बताएगा कि ये रिप्लाई में क्या कहना चाह रहा है, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई क्या दे रहा है, यस दे रहा है, नो दे रहा है, या कुछ रीजन भी साथ में दे रहा है, या कुछ नया फैक्ट साथ में बता रहा है अपने स्टेटमेंट में। ठीक, तो हर किसी का एविडेंस एडमिसिबल होता है, बस कंडीशन यही है कि वो आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा हो। इसमें जो चाइल्ड विटनेस का क्वेश्चन था, एक केस लॉ था, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011। ये नोट्स आपके पास हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली डम्ब विटनेसेस। 119 में ही हमको ये परमिशन देता है, यही प्रोविजन है कि अगर कोई डम्ब विटनेस है या फिर जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए स्पेशल एजुकेटर आएगा या फिर एक इंटरप्रेटर आएगा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज या रिप्लाई को, साइंस को वो समझ लेता है, फिर इंटरप्रेट करके कोर्ट को बताता है कि ये रिप्लाई में क्या कहना चाह रहा है। ये पर्सन आइदर वो डम्प है या फिर वो बोलने लायक नहीं है, वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो साइंस के थ्रू बताएगा, वो सर हिला के बोलेगा, यस सर, नो सर, जो भी वो बोलेगा। लेकिन हाँ, कंडीशन यही है कि जो उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा वो कोर्ट के सामने लिया जाएगा और वो सब वीडियोग्राफ होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस मैंडेटरी है इसमें। मजिस्ट्रेट वहां मौजूद होना चाहिए जब उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा हो और वो वीडियोग्राफ्ड हो।
ठीक है, ये दोनों मैंडेटरी कंडीशंस है इसमें। चलिए 119 हो गया, अब आता है 120। Parties to civil suit and their wives or husbands or wives of permission under criminal trial। ये टाटू सर ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन। टाटू सर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे ऐसी कॉन्सेप्चुअल। अच्छी बात है, माइंड जो है ना एक्टिव होता है कि भाई हाँ इस टाइप के ये कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। आपको अगर आंसर नहीं पता अगर इस टाइप पे तो आप पता करने लग जाते हो। तो टाटू सर आपने कई सारे जो क्वेश्चन पूछे सबका आंसर मुझे 120 से लेके 130 तक के बीच में मुझे मिल गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे हम सब लोग। तो क्या बोलता है भाई पार्टीज टू सिविल सूट। जी सर बोलिए। नहीं सर, वो तो जैसे पढ़ते हैं जब डाउट में जाते हैं तो फिर पूछ लेते हैं, फिर कुछ अच्छे अच्छे आंसर भी मिलते हैं विद रीजनिंग। हाँ ये अच्छी बात है कि आप सब लोग पूछते हो, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग पूछते हो, मुझे अलग अलग कॉल करते हो सब लोग, अलग अलग मैसेजेस करते हो सब लोग और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो। ये अच्छा, ये मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। इससे क्या है ना, हम सब लोगों का माइंड एक्टिव रहता है, पूछने वाले का भी रहेगा एक्टिव और बताने वाले का भी एक्टिव रहेगा। चलिए धारवी मैम आ गई है। मैम आप एकदम सही टाइम पर आई है, इंपॉर्टेंट चीज अभी शुरू ही होने वाली थी। चलिए साउंड आ रहा है आपको धारवी मैम? यस सर। ठीक है। चलिए तो 120 सेक्शन हमको ये परमिशन देता है कि देखिए एक प्रिविलेज है हमारे, एक मैरिड लाइफ के अंदर एक प्रिविलेज होती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बातें हुई हैं वो उसको नहीं बताएगा। लेकिन जहां तक बात होती है सिविल सूट की, तो सिविल सूट में एक हस्बैंड के फेवर में या अगेंस्ट में एक वाइफ उसकी विटनेस बन सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से एक सिविल सूट में एक वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ के फेवर में भी हस्बैंड उसका विटनेस बन सकता है। ये चीज परमिशन दे रहा है हमें सेक्शन 120, ठीक है। इस सेक्शन को अलग से इसलिए देना जरूरी पड़ गया था क्योंकि जो प्रिविलेज आती है ना, मैरिज कपल्स की प्रिविलेज आती है, उससे इसमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ विटनेस की बात हो, ठीक, तो इसलिए सेक्शन 120 दे गया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आता है 121। देखिए 121 के अंदर मैंने आपको बोला कि आप पेपर पेन लेके बैठिए, जरा कुछ चीजें मुझे लिखवानी है। चलिए 121 पहले हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। 121 कहता है जजेस एंड मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट ऑफ विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस सेक्शन को अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये सेक्शन आपको दो पार्ट में दे रखा है, ठीक है। दो अलग अलग बात कर रहा है, दो पार्ट में दे रखा है, हम लोग दोनों पार्ट को अभी डिटेल में समझते हैं। पहला पार्ट बोलता है कि भाई कोई जज अगर खुद कोई कंडक्ट करता है ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो भी कंडक्ट करता है उस एक्ट के लिए उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता आंसर देने के लिए, ठीक है। अगर कंपेल करवाना है तो उसके लिए जिस कोर्ट का वो मजिस्ट्रेट या जज सब ऑर्डिनेट है उस हायर कोर्ट से जाके आपको स्पेशल ऑर्डर लेकर आना है। अगर आपको उस जज के कंडक्ट के लिए उसको कंपेल करना है तो बात समझिएगा, हिज ओन कंडक्ट। अगर जज ने कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज करते वक्त कोई कंडक्ट किया है, कोई एक्ट किया है, तो कोई उसको कंपेल नहीं कर सकता आंसर के लिए, वो आंसरेबल नहीं है किसी को भी, अनटिल एंड अनलेस आप किसी उसके हायर कोर्ट से कोई स्पेशल ऑर्डर लेकर ना जाओ, या हायर कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर ना हो कि भाई आप आगे इसका रीजन दें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, या कुछ आपने ये एप्लीकेशन सेट असाइड क्यों कर दी, है ना, कुछ भी जो भी उसने कंडक्ट किया हो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में। और इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर उस जज के सामने कोई एक्ट होता है, मान लीजिए वो अपने जज की अपनी चेयर पे बैठा है, ऊपर कोर्ट रूम में बैठा है और जज बैठे हैं और उनके सामने कोई एक्ट होता है, कोई आगे दो पर्सन, तो उसके लिए वो विटनेस बन सकता है, उसके लिए आप उसको कंपेल कर सकते हैं, उसके लिए किसी स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ रहे हैं आप? देखिए यहां से बट से ये शुरू हो रहा है, ये अगला पार्ट है,
और बट से पहले का एक अगला पार्ट है, दो पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट में बोलता है कि अगर जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई कंडक्ट करता है तो उसके लिए वो किसी को आंसरेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर ना आ जाए उसके हायर कोर्ट से जिसके वो सबऑर्डिनेट है। और सेकंड कहता है कि अगर उस जज के सामने कोई और एक्ट करता है तो उस एक्ट के लिए आप उसको विटनेस के लिए बना सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं। ठीक, आप इसको समझिएगा, एक केस है इसमें। हाँ, देखिए यही सेम चीज अप्लाई होती है आर्बिट्रेटर्स पे भी, यही सेम चीज। आर्बिट्रेटर जो रिवॉर्ड देगा उसके लिए उसको वो किसी के सामने आंसरेबल नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई एक्ट होता है तो उसके लिए आप उसको विटनेस बना सकते हैं। ठीक, इसमें जो आपका वो है ये है डूक ऑफ बुसेलेंस वर्सेस मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स। इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसमें 3 पॉइंट है, मैं आपको पिक करता हूँ जल्दी से। देखिए ये 3 पॉइंट पे पूरी बात बोल दी है इसने। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में, अभी देख लीजिए चाहे तो। तो इसमें जो जजेस की प्रिविलेज के बारे में बात कर रहा है, जो सेक्शन बात कर रहा है वो 3 पॉइंट में यहाँ पे दे दिया है। पहला कहता है अ जज कैन बी क्वेश्चनड इवन एज टू जुडिशियल मैटर्स विद द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। अगर किसी हायर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तभी उससे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जुडिशियल मैटर से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट बोलता है ही कैन बी क्वेश्चन एज टू द मैटर विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस व्हाइल ही वाज एक्टिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी। जब वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में था, अपने ऑफिस में था, अपने कोर्ट रूम में था, उस टाइम पे अगर कोई और एक्ट करता है तब उसके लिए आप उसको विटनेस बना सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ही कैन वेव हिज प्रिविलेज एंड वॉलंटरीली ऑफर टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए वेवर ऑफ प्रिविलेज होता है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रिविलेज, वेवर ऑफ प्रिविलेज। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रिविलेज मिला है कि आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता इस चीज के आंसर के लिए, इस चीज के रिप्लाई के लिए, और आप उसको बिना प्रिविलेज का यूज करें आप उसको आंसर देने लगते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपने क्या किया, उसको हम बोलेंगे कि आपने वेव कर दिए अपने प्रिविलेजेस को, अपने प्रिविलेजेस के जो राइट्स थे आपको, आपने उनको यूज नहीं करा, तो आपने वेव कर दिया उनको। वेव करने का मतलब झाड़ू मार दी, जैसे एकदम आपने अपने प्रिविलेज का यूज नहीं करा, झाड़ू मार दिया उसको। ठीक है, तो अगर आप जो मजिस्ट्रेट है वो ये चाहता है कि भाई मैं अपने प्रिविलेज का यूज नहीं करूंगा और मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आंसर दे दूं उसका, बिना प्रिविलेज का यूज करे, तो वो चाहे तो प्रिविलेज का यूज करके मना कर सकता था कि भाई मैं आपको उसका आंसर नहीं दूंगा, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, वो कह सकता है। लेकिन वो अगर नहीं यूज करना चाहता प्रिविलेज का, उनको वेव करना चाहता है, तो वो आंसर दे सकता है, उसकी मर्जी है। और जितने भी हम लोग यहाँ इन सेक्शंस में प्रिविलेज की बात करेंगे सब में ये चीज अप्लाई होती है, वेवर ऑफ प्रिविलेज। कोई भी पर्सन अगर आप आपसे कंपेल नहीं कर सकते किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर उसके पास प्रिविलेज है और वो चाहे तो अपने प्रिविलेज का ना यूज करते हुए आपको रिप्लाई कर सकता है। चलिए, ये हो गया हमारे पास सेक्शन 21। अब इसमें एक केस मैंने पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक मजिस्ट्रेट के सामने एक विटनेस एक अपना स्टेटमेंट दे रहा था, तो जो एक्यूज था जिसके खिलाफ वो विटनेस स्टेटमेंट दे रहा था, तो उस एक्यूज के एक रिलेटिव ने आके उसी वक्त कोर्ट रूम के अंदर आके उस विटनेस को शूट कर दिया था। ये एक केस है, कहाँ का है मुझे खुद नहीं मिल रहा था, इसी में होगा। अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसमें तो उसमें क्या हुआ था कि शूट कर दिया था, तो उसमें विटनेस जो मजिस्ट्रेट था उसके सामने ही शूट किया था उस विटनेस को एक्यूज के रिलेटिव ने। ठीक है, तो हम लोग यही कहेंगे कि एक्यूज ने मान लीजिए शूट कर दिया या करवा दिया, तो कोर्ट रूम में किया, मजिस्ट्रेट के सामने किया, मजिस्ट्रेट को जब वो विटनेस स्टेटमेंट दे रहा था अपनी,
तो उसके लिए मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज यूज नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट, उससे अगर कहा विटनेस बनने को कहा जाएगा तो उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब आता है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। इसमें टाटू सर के काफी सारे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, जो अब हम लोग क्लियर कर लेंगे सब लोग मिलके। क्या बोलता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज? नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। माइक खुला? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं, चलिए। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, जिसकी शादी हो गई है या हो चुकी है, ठीक है, जिसकी शादी या तो अभी भी हुई है या पहले हो गई है और अभी तक चल रही है, तो उस शादी के दौरान वो हस्बैंड और वाइफ आपस में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी उससे ये पूछने का अधिकार नहीं रखता कि आप बताइए आप दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। ठीक है, क्योंकि शादी जो मैरिज होती है वो ये माना जाता है कि दो सोल्स की मैरिज हुई है और वो लोग ताकि कंफर्टेबल रहें एक दूसरे के साथ में, ओपनली ओपन हार्ट रहें, मतलब दिल खोल के एक दूसरे से बात कर सके, अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। इसलिए ये प्रिविलेज उन दोनों को दी गई है कि अगर आप दोनों आपस में अपनी ड्यूरिंग द मैरिज आप कोई बात करते हैं आपस में, तो उसके लिए आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता कि आप कोर्ट में आके वो बातें बताएं कोर्ट में सबके सामने पब्लिकली। ठीक है, ये एक प्रिविलेज है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस प्रिविलेज को वेव करके आप कोर्ट में आके आप बता सकते हैं। लेकिन कोर्ट का काम क्या होगा? कोर्ट आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको कोर्ट बताएगा कि आपके पास ये प्रिविलेज है, आप बताना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर कहेंगे कि हम हाँ मैं आपको नहीं बताना चाहता, मैं अपने प्रिविलेज का यूज करूंगा, तो आपसे फिर कोई जबरदस्ती नहीं पूछेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने प्रिविलेज का यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको हम कहेंगे कि आपने अपने प्रिविलेज वेव कर दिए और आप कंपेल हो गए हैं अब अपने मतलब विटनेस बनने को या रिप्लाई देने को कोर्ट को, स्टेटमेंट्स देने को। ठीक है, तो इसमें एक बात भी थी, चलिए इसमें आप लोग लिख लीजिएगा चाहे तो। अब इसमें ये प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है एक हस्बैंड और वाइफ के कम्युनिकेशन का ड्यूरिंग द मैरिज, वो कब कब नहीं आता है। ठीक है, कब ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती, किन सिचुएशंस में? ये टाटू सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कई बार, तो मैंने इसको ढूंढा है। पहला है एक्ट अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। अगर देखिए कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत, बातचीत के अलावा या तो हस्बैंड कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ गवाही दे सकती है वाइफ आके कोर्ट में, ऐसा एक्ट अगर करता है। तो इसमें एक केस था मेरे पास, हाँ, ये केस का नाम है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका टाइटल है एक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। अगर कोई कपल, कोई स्पाउस अगर कोई ऐसा काम करता है कम्युनिकेशन के अलावा ड्यूरिंग हिज मैरिज, तो उसके लिए कंपेल कर सकती है कोर्ट उसके दूसरे स्पाउस को कि आप आके कोर्ट में स्टेटमेंट दें अपनी। तो ये बात बोली गई थी, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट का केस है। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक आदमी था, वो रहता था थर्ड फ्लोर पे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और उन्होंने अपना जो बीच वाला फ्लोर था, जो सेकंड फ्लोर था, उसको दे रखा था रेंट पे, और वहां पे रहता था एक एजेड पर्सन, एक बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड था, कोई कर्नल वर्नल, तो वो रहता था वहां पे। तो उसने क्या किया, वो मतलब रिटायर्ड था तो उसको अपना फंड वंड मिला होगा, जो भी उसका सैलरी वैलरी पेंशन वगैरह, खर्चा कुछ था नहीं, तो उसके पास काफी वो था, कैश या ज्वेलरी वगैरह टाइप की जो भी था। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा गरीब था या लालची था, कुछ भी कह लो। तो वो नीचे गया और उस आदमी के चोरी करने के हिसाब से, डकैती करने के हिसाब से नीचे गया, और जब उस किराएदार ने अपोज किया उसका, तो उसने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करके जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी सब लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंचा और वाइफ को गिफ्ट कर दी। तो वाइफ ने कहा कि ये आप कहाँ से लेकर आए हो? तो उसने कहा कि मैं नीचे गया था और मैं उससे छीन कर ले आया, उसको मैंने मार दिया और मैं उससे छीन कर ले आया।
तो जब ये बात कोर्ट में पहुंची थी तो कोर्ट में वाइफ ने ये स्टेटमेंट दी एज अ विटनेस कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया था कि वो ये चीज नीचे जाकर उसको मार के लेकर आया था और मैंने उसको जाते हुए भी देखा था। नीचे वो गया था, उसके बाद फिर वो पहले मतलब सेकंड फ्लोर मिडिल फ्लोर पे गया था, सेकंड फ्लोर पे, उसके बाद फिर बेसमेंट में गया और बेसमेंट में फिर नहाकर आया बाहर, वही कपड़े पहनकर नहाकर ऊपर आया फिर मेरे पास, वो मुझे लाकर उसने दी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना क्योंकि कम्युनिकेशन ये था कि हस्बैंड ने आके अपनी वाइफ को ये बोला कि मैंने नीचे गया और मैं उसको मारकर और उससे ये सामान लूट के लेकर आ गया हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वाइफ ने फिर ये भी कहा कि वो उसने उसको मिडिल फ्लोर पे भी जाते हुए देखा, उसके बाद फिर बेसमेंट में जाते हुए देखा, फिर वहां पे वो नहाकर कपड़े चेंज करके ऊपर आया। तो उसने 2 स्टेटमेंट दी है उसकी वाइफ ने। एक स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कम्युनिकेशन है, हस्बैंड ने जो ये बात बोली कि मैंने उसको मार के उससे छीन कर मैं लाके तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन मानी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो इसको कोर्ट जो है एडमिट नहीं कर सकती थी, तो इस स्टेटमेंट को एडमिट नहीं करा कोर्ट ने। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि इसमें एक एक्ट का भी विटनेस बन रही है इसकी वाइफ। वो एक्ट क्या था कि इसने उसको नीचे जाते देखा अपने हस्बैंड को। ठीक, तो यही बात इसमें बोल रहा है कि एक्ट को कम्युनिकेशन से अलग किया गया है और इसको माना गया है कि ये एडमिसिबल होगी अगर वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ड्यूरिंग द मैरिज अगर किसी एक्ट की बात करती है तो। अरुंधति मैम आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। इस वाले पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? धार्मी मैम? हेलो धार्मी मैम? हेलो, हाँ हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा मनीष सर, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ दोबारा बोल रहा हूँ मैं सर। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 704। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो वाइफ को हस्बैंड के बीच में जो कम्युनिकेशन है कि मैंने उसको मार के लूट के लाके तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज एडमिट नहीं करी। लेकिन वाइफ ने जो उसके एक्ट के बारे में बताया, वो एक्ट के बारे में अगर कोई डिस्कस करता है कोई स्पाउस, तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उसकी प्रिविलेज नहीं है, खाली कम्युनिकेशन की प्रिविलेज है। चलिए, अगला पॉइंट था इसी में, एविडेंस बाय थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ आपस में बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन उस बातों को सुन लेता है और वो थर्ड पर्सन आके एज अ विटनेस बन के कोर्ट में गवाही देता है कि मैंने इस हस्बैंड को सुना था कि अपनी वाइफ से वो ये बात कह रहा था, तो अगर कोई थर्ड पर्सन उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन को सुन लेता है तो उसके बाद वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रिविलेज नहीं रह जाती, वो पब्लिक हो जाती है फिर। ठीक है, बात अगर हस्बैंड वाइफ तक है तब तक वो प्रिविलेज है उसके बाद, लेकिन वही बात अगर फैल गई तो उसके बाद वो प्रिविलेज नहीं रह जाती और थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट के बाद में कोर्ट उस वाइफ को कंपेल कर सकती है स्टेटमेंट देने के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा किन किन सिचुएशन में मैरिज कपल्स को प्रिविलेज नहीं है, ये पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें केस लॉ था हमारे पास, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनोघू, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनोघू, DONOGHUE, ILR 1899, मद्रास का केस है ये, मद्रास हाईकोर्ट का। सर वंस मोर सर, केस का नाम जी, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनोघू, DONOGHUE, डोनोघू, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनोघू, ILR 1899, 1899, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास, खाली मद्रास लिखा है। चलिए, इस केस में ये क्यों बोल रहा है ऐसा कि एविडेंस बाय थर्ड पर्संस आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, ऐसा ये क्यों बोल रहा है? तो ये जो केस था, इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने कुछ क्राइम किया था। ठीक है,
वो क्राइम का कन्फेस करने के लिए वो अपनी वाइफ के पास गया और वाइफ के सामने कन्फेस किया, अपनी वाइफ के सामने, और वाइफ के साथ में 3 पर्सन्स और खड़े थे। तो उन चारों के सामने अपनी वाइफ से उसके हस्बैंड ने कुछ कन्फेस किया। ठीक, अब क्या हुआ, कोर्ट में जब ये केस चला शुरू हुआ तो उन तीनों ने स्टेटमेंट दे दी अपनी। तो अगर तीनों ने, कोई थर्ड पर्सन ने अगर स्टेटमेंट दी तो अब वाइफ तक वो प्रिविलेज नहीं रही। जब वो बातें वाइफ से ज्यादा लोगों को पता चली हैं तो उसके बाद वाइफ को अब प्रिविलेज नहीं रहा इस सेक्शन के अंडर। तो उसके बाद कोर्ट उस वाइफ को भी कंपेल कर सकती है कि आप आके अपनी स्टेटमेंट दें कि आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कन्फेस किया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, काजी जुडिशियल कन्फेशन। चलिए अगला पॉइंट है इसमें, वेवर ऑफ प्रिविलेज। वेवर ऑफ प्रिविलेज आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर कोई खुद भी जानबूझ के कोई वाइफ अगर अपने प्रिविलेज को यूज नहीं करना चाहती है और स्टेटमेंट देना चाहती है, तब भी ये प्रोटेक्शन फिर उसको नहीं मिलेगा। अगर एक बार यूज नहीं करा टाइम पर तो उसके बाद दोबारा उसको ये प्रिविलेज नहीं मिल सकता कि आज स्टेटमेंट दे दी और कल आके कह रही है कि नहीं नहीं सर हम तो वो यूज करेंगे, कृपया हमारी वो जो स्टेटमेंट है उनको एडमिसिबल मत करिए आप। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में भी फिर वो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा इस सेक्शन का। फोर्थ पॉइंट कहता है इसमें, क्राइम्स और सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस। ये मुझसे टाटू सर ने क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर मैं आपको दे दे रहा हूँ कि अगर हस्बैंड या वाइफ के बीच में आपस में अगर कोई सिविल सूट चल रहा है या क्रिमिनल केस चल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है जो रिलीवेंट है उस केस से, उसके लिए आप कंपेल्ड हो कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए। उसमें भी आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बात समझिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर एक हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे से अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, सर इसका पॉइंट क्या बताए? या कोई सूट चल रहा है जी, सर इसका पॉइंट हेडिंग क्या बताए? क्राइम और सूट, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ईच अगेंस्ट, क्राइम्स और सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस। क्राइम्स और सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। अब ये क्राइम्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसकी इंटेंशन है क्रिमिनल केसेस, और सूट्स बोल रहा है तो सूट्स मतलब होता है इसका मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो या सिविल प्रोसीडिंग्स हो बिटवीन द मैरिड पर्संस, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उसके बीच में जो भी उनकी कम्युनिकेशंस होगी रिलेटेड टू दैट केस ओनली, उसके आगे पीछे की बात नहीं, रिलेटेड टू दैट केस ओनली, तो उन कम्युनिकेशंस को कंपेल कर सकती है। उसके अलावा जो मतलब जो भी दोनों में बातें हुई होंगी वो रिलेवेंट नहीं है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो फिर आपकी पहुंच जाएगी इस सेक्शन में 122 में। आप ध्यान रखिएगा 122 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं और बने हैं। सेक्शन 122 याद कर लिए अलग से, एविडेंस एक तरफ, सेक्शन 122 एक तरफ, प्रिविलेज टू मैरिड कपल्स, क्राइम्स और सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस। चलिए, तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो मैरिड कपल्स के बीच में आते हैं। ऐसे एक्सेप्शंस हैं ये 4 पॉइंट, जिनके अगर ये एक्सेप्शंस किसी केस में आते हैं तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 122 का किसी भी मैरिड कपल को। और 4 पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ठीक ठीक लिख लिए होंगे अपने पास, और जिसको अगर पूरे नोट्स चाहिए तो मेरे को बोल देना, मैं पिक भेज दे रहा हूँ अभी। अगला आता है सेक्शन फिर हमारे पास 123। एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। देखिए एक सेक्शन 123 है और एक हमारे पास 124 है। 124 है ना, हाँ, एक 123 है और एक 124 है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any of affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permissions as he thinks fit. ठीक है, जो भी स्टेट कुछ काम करती है, कुछ डिसीजन लेती है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है किसी से, तो अगर उस स्टेट को ये लगता है या उस गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये चीज
पब्लिक डोमेन में अगर आ गई ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कि अभी राफेल डील हुई थी, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो राफेल डील हुई थी, तो राफेल डील को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लेकर आए उस कॉन्ट्रैक्ट डील को? आप लोगों ने सोचा कभी? तो उसमें ये कंडीशन थी कि जहाँ से जो फ्रांस से वो जो राफेल खरीदे हैं, तो फ्रांस वालों ने ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन लिखी हुई थी कि आप लोग इसका अमाउंट कहीं भी डिस्क्लोज। हाँ जी बताइए। सर it may infringe the integrity and sovereignty of our defense system, or that's why. सर डिफेंस को तो सर देखिए मैं अपना कुछ कुछ। बोलूं? हाँ बोलिए। सर एक्चुअली लाइक कि पब्लिक सीक्रेट एक्ट है, उसी का कैटेगरी में डिफेंस रिसर्च कुछ चीज वो लोग पब्लिक डोमेन को नहीं लेके आते। सपोज वो पब्लिक सर डोमेन के आने के बाद मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लेके आते? लेके नहीं आते क्यों ये तो सर आपने वो बता दिया कि नहीं सर वो आएगा तो पब्लिक में प्रॉब्लम हो जाता है। और सपोज वो डोमेन को रिलीज कर देगा तो बाहर जो है ना आउट ऑफ कंट्री वो लोग भी एनिमी कंट्री वो लोग भी डिफरेंट थिंकिंग करेंगे इसके ऊपर में। सर वो इंडिया सीक्रेट रहता है में सर actually। इंडिया में राफेल कितने का आ रहा है, कितना माल कितने का आ रहा है, इससे इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर सिर्फ इंडियंस की बात थोड़ी है, तो इन्फॉर्मेशन तो बाहर भी जा सकती है ना सर। हाँ, बाहर ना जाए इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, लेकिन बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है किसी को? तो मैं इसका आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। जो अगर आपने फ्रांस के बारे में अगर पॉलिटिक्स के आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो हो सकता है आप लोगों को पता हो या ना नहीं समझ पाए हो, वो डिबेट नहीं देखी हो। देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, राहुल गांधी ने खूब केस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ भी पब्लिकली नहीं आया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिखा दिए, जज को दिखा दिए, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में फिर भी नहीं आए। ठीक है, प्राइवेसी चलते हैं। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रांस गवर्नमेंट ने जब ये डील साइन करी थी इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि आपको हम लोग ये भेजेंगे लेकिन आप इसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसका कॉस्ट या इसकी प्राइस आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिकली। तो ऐसा क्यों होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बार्गेनिंग करी, मान लीजिए 100 रुपए का सामान 90 रुपए में ले रहा है इंडिया, तो फ्रांस ये जो बेचने वाला है वही कहेगा कि आप किसी और को मत बताइएगा, और को मैं 100 रुपए में दे रहा हूँ तो वो 95 में ले ले, है ना? अगर मेरी 100 रुपए की चीज मैंने आपको 90 में दे दी आपसदारी में, तो हर कोई 90 में मांगेगा। आप सबको अगर 90 बता देंगे तो जहां मुझे 95 भी अगर किसी और से मिलने वाले होंगे दूसरी पार्टी से, तो वो भी फिर 90 ही कहेगा कि आपने उनको तो 90 में दिया, हमको 95 में क्यों दे रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं बात? साहू सर? यस सर। हेलो सर जी यस। हाँ सर, ये उससे रिलेट करते हैं ना अपने सर, डेली जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, यार मत हाँ, बोलना उसको मैंने कितने में दी थी, वो टाइप में। ये सब्जी वाला तो देखिए एक टेम्परेरी चीज है, वो तो चाहेगा कि मेरी नहीं नहीं पब्लिसिटी नहीं होगी भाई। सर, नहीं वो जस्ट ऑब्वियसली टेम्परेरी है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे हाँ ऐसा होता है, हाँ मैंने देखा काफी बार। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो जो इंडिया ने जो डील करी थी फ्रांस के साथ, जो डील हुई है वो एक बहुत बड़े बार्गेन करके हुई है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बार्गेन करके बहुत ज्यादा सस्ता करवा लिया उन चीजों को। ठीक है, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप इन हमारा जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस आप किसी को नहीं बताएंगे, लमसम बता देंगे भले ही, लेकिन एक्चुअल प्राइस नहीं बताएंगे। और उसके पीछे इंटेंशन यही होती है कि हम किसी को फ्यूचर को किसी नेक्स्ट पार्टी को अगर हम जब भी सेल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जब भी होते हैं किसी दूसरे नेशन के साथ में, दूसरे कंट्री के साथ में, किसी कंट्री के, तो ये नॉर्मली ये एक ट्रेंड है कि इस टाइप की कंडीशंस लगाई जाती है। एक्चुअल प्राइस कभी कोई नहीं बताएगा कि इसमें ये वाली मिसाइल कितने की लगी है, या फिर ये वाला पार्ट कितने का आ रहा है, ये फ्यूल टैंक कितने का है, एग्जैक्टली प्राइस क्या है कोई नहीं बताएगा। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, अगर स्टेट कोई ऐसे काम कर रही है, ऐसे फैसले ले रही है, ऐसे एक्ट बना रही है, कुछ भी ऐसा काम कर रही है जिसका डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती फॉर द सेफ्टी ऑफ एंड पीस ऑफ द सोसाइटी, तो वो उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता उन डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस देने के लिए। ठीक है, और जो जिस डिपार्टमेंट का वो काम है, उस अगर आपको पूछना भी है तो उस डिपार्टमेंट के हेड के पास जाके आपको
पूछना पड़ेगा, और वो चाहे तो आपको बता सकता है, ना चाहे तो नहीं बता सकता। ये उस डिपार्टमेंट के हेड के पास राइट होता है। कोई कंपेल नहीं कर सकता किसी को। अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप उसके डिपार्टमेंट के हेड के पास जाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, हु शैल गिव और विदहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियर हो गया सबको। चलिए अब बात करते हैं 124 की। मैं फिर बोल रहा हूँ 122 कोई मत भूलिएगा प्लीज, 122 एंड 121 सेक्शन। अगर इस कैटेगरी में से अगर कोई एमसीक्यू आते हैं तो सबसे ज्यादा 122 सेक्शन पे आएगा या 121 सेक्शन पे आएगा। Official communications. No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. ठीक है, तो वही बात इसके लिए कह रहा है, पब्लिक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी और किस्म की गई कोई भी बात या कोई भी डील को कंपेल नहीं कर सकता कोई भी उसको कि वो आके इसको बोले पब्लिकली। ठीक है, 123 में जो बात हो रही थी वो गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, वहां पे स्टेट वर्ड यूज किया गया है कि गवर्नमेंट जो भी फैसले लेती है, लेकिन यहाँ पे 124 में बात हो रही है ऑफिस की। ठीक, चलिए अब बात आते हैं 125 पे। सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ऑफिसेस एक्ट। जी जी बोलिए। हाँ जी सर, जो ऑफिसेस की बात करिए, मतलब आप जैसे एम्बेसी वगैरह हो गए या जनरल पब्लिक ऑफिसेस हो गए, मतलब ऑफिशियल ऑफिसेस। हाँ जी, ऑफिशियल ऑफिसेस, गवर्नमेंट के ऑफिसेस, प्राइवेट सेक्टर के नहीं। ओके। जी, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, वो कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपेल उनको भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी लॉ में भी शायद ये प्रिविलेज दी गई है उन लोगों को, कंपनी एक्ट में। सर ये तो लेकिन कंपनी की पॉलिसीज होती है कि वो इफ दे वांट टू डिस्क्लोज और नॉट हाँ एनी इंफॉर्मेशन। हाँ, नहीं तो सर लेकिन एनीवे सर कंपनी इस की सेक्शन, पॉलिसीज, बोले बोले। हेलो, हाँ सर, जो इसमें है वो पब्लिक ऑफिसर जी की सर बात बोलिए। की है, तो सर इसमें वो ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना जो कॉन्फिडेंशियल है और दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज। हाँ, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे कि मान लीजिए जो सीबीआई वाले हैं वो रिया चक्रवर्ती का वो ले रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी कोई उनको कंपेल नहीं कर सकता कि आप हमको अभी बताइए कि रिया चक्रवर्ती ने आपको क्या क्या बोला, सारी बातें बताइए। लेकिन क्या है कि वो अपनी मर्जी से वो जितना चाह रहे हैं वो मीडिया में दे रहे हैं, लीक कर रहे हैं कि हमने ये मोटे मोटे सवाल किए थे, ये ने बताया। लेकिन एग्जैक्टली बारीक एक एक पॉइंट पे अगर आप उनसे पूछें कि हमें एग्जैक्टली बताइए कि पूरा टेप दे दीजिए, तो वो आपको नहीं दे सकते, और आप उनको कंपेल भी नहीं कर सकते कि हमको बताइए एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये एग्जांपल आप समझ लीजिए इस तरीके से। चलिए 125 है, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए क्या कोई किसी को कंपेल कर सकता है? और जरा ध्यान दीजिएगा, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट any information as to the commission of any offense against the public revenue। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इस सेक्शन से रिलेटेड लेकिन इस सेक्शन से हटके। वो ये बात ये है कि इस सेक्शन में ये बोला गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर से ये कंपेल नहीं कर सकता कि आप हमको ये बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कब और कहाँ से मिली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ रीजन के साथ में कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर कोई क्यों नहीं कंपेल कर सकता कि आप हमको ये बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कब मिली और कैसे मिली, कहाँ से मिली। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर का भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसी तरीके से। ये आप एग्जांपल लीजिए, ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है, आप ऐसे समझिए कि अगर लिखा होगा सेक्शन, हाँ
तो ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई क्राइम हुआ है, आपकी जानकारी में वो क्राइम है और आप जाके पुलिस को रिपोर्ट कर दें उस क्राइम की, ठीक है, आपसे रिलेटेड नहीं है, आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने अपने फैमिली में किसी को मार दिया, तो आप जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को जाके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये पता चल जाए कि भाई अगर मैं पुलिस ऑफिसर को बताऊंगा और पुलिस ऑफिसर अगर कंपेल कर ले कोई उसको कि बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो हो सकता है उसके बाकी के फैमिली वाले या उस आदमी के रिलेटिव आपके पीछे पड़ जाए, कल को आपकी जान को खतरा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी विटनेस होता है किसी ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास है तो वो आके किसी पुलिस वाले को बताता है, तो पुलिस वालों को कोई ये कंपेल नहीं कर सकता कि आप हमको ये बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली कहाँ से मिली। कुल मिला के शॉर्ट में अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो इस सेक्शन का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर को अगर किसी ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसकी सोर्स क्या है, इस चीज को बताने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकता कि मुझे ये एग्जैक्टली कहाँ से पता चला इस ऑफेंस के बारे में। अगर पुलिस ऑफिसर को अपनी स्टेटमेंट देनी होगी तो खाली इतना बोल देगा कि मुझे मेरी सोर्सेज से पता चला कि यहाँ पे इस वक्त ये ऑफेंस हुआ, ताकि इंफॉर्मेशन देने वाला सेफ रहे। धार्मिक कुछ टाइप कर रही हैं आप? ठीक है, तो आप सेक्शन 125 समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। मनीष सर क्लियर हो रहा है आपका? यस सर। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट Yes, आ रहा है सर? धार्मी मैम आपका माइक नहीं खुल रहा क्या? सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही, ओके, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा। बाकी सबको भी ऐसे ही हो रहा है? कभी कभी होता है सर बीच बीच में। बीच बीच में आ रहा है सर, नॉइज जैसा, स्मॉल नॉइज। अब ठीक है, अभी ठीक है सर वो ऐसे नहीं होता, मतलब कभी कभी आता है सर ऐसे। ओके, जब हिलता होऊंगा तब बीच आता बीच में हूँ। आता है। हाँ अभी तो नहीं हो रहा ना? अभी हो रहा है क्या? अभी 2-3 बार हुआ था बीच में, जब आप अभी जस्ट हुआ है देखो, फिर हो रहा है। अभी हो रहा है? हेडफोन वाला प्रॉब्लम आता है, हेडफोन हिलना या कुछ ऐसा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट के लिए। अब ठीक है? हेलो? सर आप थोड़ी देर बात करो तभी तो पता चलेगा ना, अच्छा एक दो बातों से पता नहीं चलता। जी जी, ये बात सही है। मैंने हेडफोन निकाल दिए हैं अपने, अब मैं डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। उनके लिए ऐसा होता है सर, रियली। हम्म, अब ठीक है? सर हेडफोन में अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, राइट। अभी ठीक आ रहा है, चलिए ठीक है। मैंने हेडफोन निकाल ही दी ना, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके माइक में प्रॉब्लम हो गई है, तो जब भी मेरे चेस्ट पे लगता है तो साउंड अलग अलग आने लगती है उसमें। चलिए, तो 125 क्लियर हो गया सब लोगों का? 125 सेक्शन बनाने की इंटेंशन यही थी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को या रेवेन्यू ऑफिसर को अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सेफ फील करे इंफॉर्मेशन देने में, बिना हिचके इंफॉर्मेशन दे दे पुलिस को या रेवेन्यू ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेन करता है?
जब मजिस्ट्रेट के पास कोई रिटन कंप्लेंट देगा या ओरल कंप्लेंट देगा तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको सिक्योर कर सकता है। मजिस्ट्रेट ये नहीं बताएगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आई। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट चाहें तो मजिस्ट्रेट को एक रिटन लेटर बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, पता है आप लोगों को। और पुलिस ऑफिसर को भी आप चाहें तो एक कॉल कर दें अननोन नंबर से और उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो भी और पुलिस वालों को अगर ये भी पता हो कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन किसने दी है, तो पुलिस वाले से कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप बताइए एग्जैक्टली कि आपको इन्फॉर्मेशन किस आदमी ने दी थी। ऐसी रेवेन्यू ऑफिसर का है। किसी के यहाँ अगर जब रेड वगैरह पड़ती है तो पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है रेवेन्यू ऑफिसर को, या इनकम टैक्स ऑफिसर की मैं बात कर लूँ, तो जब भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उनको कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि आप बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी। ठीक, चलिए 125 बोलता है। अब 126 क्या बोलता है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। चलिए, तो ये क्या बोलता है? नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or वकील by or on behalf of his client। चलिए पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसमें ये साफ साफ बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बैरिस्टर को, अटर्नी को, प्लीडर को या वकील को कंपेल नहीं कर सकता है कि उसके और उसके क्लाइंट के बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ था, अनटिल एंड अनलेस वो क्लाइंट की कंसेंट ना हो। अगर क्लाइंट कंसेंट दे देता है कि हाँ जी सर बताइए वकील साहब, जो मैंने और आपके बीच में बात हुई थी आप बता सकते हैं कोर्ट को, तो अगर क्लाइंट की कंसेंट है तभी वो बैरिस्टर या वकील या एडवोकेट वो अपनी बात बोल सकता है कोर्ट के सामने कि हमारे बीच में क्या क्या बात हुई थी एग्जैक्टली। ठीक, पहला पॉइंट तो हमें ये बात बोल रहा है। अगला बोलता है or to state the contents or conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि देखिए जैसे कि जो मैरिड कपल्स को जो प्रिविलेज मिला हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था राम भरोसे वाले केस में कि भाई अगर कोई कम्युनिकेशन अगर होती है तो उसके लिए कंपेल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका स्पाउस कोई एक्ट करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कंपेल कर सकती है या कोई भी कोर्ट कंपेल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बात साफ साफ बोल दी है कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच में, एक लॉयर या उसके क्लाइंट के बीच में, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट क्लाइंट अपना अपने लॉयर को दिखाता है जिसके बारे में जानकारी देता है अपने लॉयर को क्लाइंट, तो उस डॉक्यूमेंट के भी बारे में आप उसको कंपेल नहीं कर सकते किसी भी लॉयर को उसके कंटेंट्स के बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कि वो बताए ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट ने उस वकील को बताया था जब उस वकील को हायर किया था उस क्लाइंट ने। आप मेरी बात समझिएगा भी, इसी पॉइंट पे सिचुएशंस हैं बहुत सारे जो एक्सेप्शंस हैं हमारे। जब वकील को हायर किया उस टाइम पर वो क्लाइंट अगर कोई डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन देता है तो वो वकील को कोई कंपेल नहीं कर सकता कोर्ट में कि आप बताइए आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई थी और कौन सा डॉक्यूमेंट इनने आपको दिखाया था, दोनों चीजों के लिए। ठीक है, मैरिड कपल वाले में जो मैरिड प्रिविलेज था उसमें उसके एक्ट के लिए प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए प्रिविलेज है। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोर्ट में आएंगे तो आप डॉक्यूमेंट भी तो होगा, अगर सिविल प्रोसीडिंग होगी तो टोटल डॉक्यूमेंट बेस्ड केस होते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स में। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी अगर कोई क्लाइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था अपने लॉयर को तो उसके बारे में भी कोई कंपेल नहीं कर सकता कि क्या था वो डॉक्यूमेंट, बताइए कोर्ट में। चलिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। मेरी साउंड क्लियर आ रही है ना? अब किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैम धारवी मैम बताइए जरा। यस सर, क्लियर सर, क्लियर है अब। ओके, चलिए चलिए अब इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड है देखिए। आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। इसी में अगर एमसीक्यू आपके सामने बनकर अगर आ गए ना, आप लोग घूम जाएंगे, गोल गोल घूम जाएंगे वहीं खड़े खड़े, अगर आपने ये प्रोविजंस नहीं समझे ढंग से। तो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब इनमें से कोई भी सेक्शन आपको बचा नहीं सकता अगर ये चीजें पूछ ली जाएं तो कोर्ट में। ठीक है, जैसे एक वकील है, वकील अगर कुछ इन चीजों को अगर कोर्ट में बोले क्लाइंट की, तो कोई मतलब ये सेक्शन के फेवर, मतलब ये सेक्शन क्लाइंट का फेवर नहीं करेगा। क्या क्या पॉइंट्स है? एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। कोई इलीगल पर्पस के लिए अगर कुछ कम्युनिकेशन किया किसी क्लाइंट ने किसी वकील से,
किसी लॉयर से, तो वो लॉयर कोर्ट में उसको कंपेल किया जा सकता है कि भाई आप बताओ। ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। आप बात समझिएगा, एक क्लाइंट ने कोई सर वॉइस नहीं आ रही। लग रहा है कॉल आ गया है।